Hello, everyone. Hope you are all keeping safe in this corona crisis and taking good care of your loved ones. I was really thinking to do something different on my channel from quite some time, and today we have a special episode where I have a guest on my channel for the very first time. And she is here to share her knowledge through this face to face conversation. So I welcome Ms. Preeti Ji, who is also a SEBI registered investment advisor and is passionate about financial education. She does a lot of good work on Quora, on Facebook, on Twitter, on her own blog about the importance of financial planning. And we will get into a conversation and we will ask her some questions which I have been receiving from my friends on my YouTube channel, and we'll try to ask her on how better we can plan finances during this COVID crisis. Thank you, Preeti ji, for taking out time to be on my channel. Thank you so much. So before we start, it would be great if you help our viewers, tell us about your personal journey. What drives you to be so passionate about financial education? When and how did you decide to become a finance coach and an independent advisor? या रॉबिन, थैंक्स वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। तो जैसे आपने पूछा कि बचपन से ही मुझे कॉमर्स स्ट्रीम में जाने का एक मैंने मन बना लिया था। डैड वाज अ बैंकर, सो उनके साथ वो जब काम करते थे तो उनसे बातचीत से मुझे लगने लगा कि दैट इज वेयर आई जस्ट वांट टू गो एंड डू माय करियर। सो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आई गॉट माय एमकॉम डिग्री। उसके साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस भी कंप्लीट किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन इंश्योरेंस सेक्टर, जहाँ पे मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ मार्केटिंग एंड सेल्स में मैंने जॉब मेरा स्टार्ट किया। वहाँ पे काम करते हुए आई गॉट टू नो अबाउट द अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट, और वहाँ पे जाने के लिए जो डिग्री रहती है, इट्स काइंड ऑफ एसोसिएट फ्रॉम इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और यू शुड बी फेलो ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगर वो आपके पास है तो यू कैन मूव इनटू अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट एंड हैव अ ग्रेट करियर देयर। तो वो एग्जाम्स मैंने कंप्लीट किए एंड आई मूव टू अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट। आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ मेडिकल अंडरराइटिंग इन रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद मैंने वहाँ पे काम करने के बाद आई वाज द क्वालिटी हेड फॉर द अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट आल्सो। फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई लेफ्ट द जॉब एंड घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देन आई वाज सर्चिंग फॉर दैट काइंड ऑफ करियर जहाँ पे मैं अपने खुद के बलबूते पे कुछ करूँ, या वर्किंग जो उसका स्टाइल है वो मैं अपना खुद सेट कर सकूँ। तो मुझे कॉम्प्रिहेंसिव एक काम करना था जहाँ पे मैं फाइनेंस के अलग अलग जो भी सेक्शंस है, जो भी फील्ड है, वहाँ पे काम कर सकूँ। तो 2 साल पहले मुझे सेबी के इस लाइसेंस के बारे में पता चला। आई गेव दी रिक्वायर्ड जो एग्जाम्स है वो मैंने एनआईएसएम से क्लियर किए, एंड बिकॉज आई हैड ऑल द क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस, मुझे जल्दी से एफआई का लाइसेंस मिल गया एंड सिंस देन आई स्टार्टेड एज वर्किंग एज अ SEBI registered investment advisor. Wow, what a wonderful journey. Okay, so abhi ek thoda generic question hai, but I wanted to understand, and I'm sure it will be very useful to a lot of us because of the COVID situation and this pandemic. So how one manage personal finances better these days? Okay, insurance, how much insurance is important, your investment. कुछ आप इसको simplify करेंगे हमारे audience के लिए? जी रॉबिन, एक्चुअली क्या हो जाता है ना, जब भी कोई एक ऐसी अचानक से इमरजेंसी आ जाती है तो हमें लगता है कि बहुत सारा चेंजेस हो गया है एंड वी हैव टू प्लान अवर थिंग्स वेरी प्रॉपरली। लेकिन एक मैं अपने आपके व्यूअर्स के लिए बताना चाहती हूँ कि पर्सनल फाइनेंस के जो बेसिक्स है ना, वो कोविड के पहले भी वही थे और कोविड सिचुएशन के बाद भी वही रहेंगे, और सिंस लॉन्ग बहुत सालों से वही है, वही रहेंगे। माइनर चेंजेस यहाँ वहाँ होते हैं, ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारा चेंजेस हो जाएगा। और जो लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है उनको लग रहा होगा कि दे वर मिसिंग समथिंग। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं खुद फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं हमेशा जब से मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया या मेरे डैड उनको मैंने देखा हुआ है, तो बेसिक्स उन्होंने पहले से ही कंप्लीट किए, मैंने भी किए हुए हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पहले बेसिक्स क्या होते हैं मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। देखिए, पार्ट जो चीजें हैं वो अगर आपने ठीक की होगी तो आपको पर्सनल फाइनेंस बहुत इजी लगेगा। तो फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स हैविंग द एडिक्वेट इमरजेंसी फंड। आपको आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि आगे जाके कोई भी अगर इमरजेंसी आए, कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट आपके लाइफ में हो, तो उसके लिए आपके पास एक ऐसी किटी रहे जिसको आप इजीली एक्सेसिबल हो, आपके लिए लिक्विडेट कर सकते हैं और आपकी तब की जरूरत पैसों की जो है
उसको पूरा करें। जी। सेकेंड इज योर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपके पास एडिक्वेट हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं कि वी जस्ट गॉट विद द एक फैंसी नंबर कि 1 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ समथिंग लाइक दैट, बट इट डजंट, इट्स नॉट दैट मच अ रैंडम नंबर। ओके, इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, मैं आगे जाके उस पे हम भी चर्चा करेंगे। इसके बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। most of the times we are just relying on the employer's health insurance. It's not true। आपका खुद का हो, आपके इमीडिएट फैमिली का हो, जिसमें आपके स्पाउस और आपके बच्चे हैं। बहुत बार हम मॉम एंड डैड का भूल जाते हैं करना, लगता है कि क्या इतना ये, लेकिन दैट इज द मेन थिंग। अगर आपके मॉम एंड डैड इतने एजेड नहीं है तो आप उनका अगर कर ले प्रॉपरली तो आप अपने पॉकेट को संभाल सकते हैं। लास्ट इज ये 3 इंपॉर्टेंट चीज होगी। दूसरी जो है कि आपके जो गोल्स है, अगर आपने गोल्स को डिवाइड किया है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए अपने प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चुने हुए हैं, तो उसमें भी आपको डरने की बात नहीं है। कोविड सिचुएशन हो या कहीं पर भी हो, मुझे पता है कि मेरे शॉर्ट टर्म के लिए मैंने जहाँ पे पैसे लगाए हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट है, मेरे जो पैसे है वो इतने वेरिएशंस में नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की अगर पढ़ाई या उनके मैरिज के लिए है, और दैट आई हैव 20+ years of horizon, so no need to worry। So this is a very simple logic, simple thing है। इसमें थोड़े आगे जाके आप वेरिएशंस कर सकते हैं कि इसी बेस पे मेरा खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग बेस्ड है, मेरे पर्सनल फाइनेंस वैसे है, that's why I'm not much worried। Right. So basically it is all about simplifying your finances. Okay. लेकिन because अभी ये कोविड की सिचुएशन में मे बी जॉब्स पे थोड़ा रिस्क है, बिजनेसेस पे थोड़ा इम्पैक्ट है, सो जो आपका ट्रेडिशनल डेफिनेशन है एक इमरजेंसी फंड का, कुछ लोग बोलते हैं कि आपके पास 6 महीने की या तो इनकम हो या मे बी 9 months के एक्सपेंसेस हो या मे बी 1 year के, क्या हमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए या और आई मीन और इज इट स्पेसिफिक टू अ क्लाइंट? आई मीन आपके जो क्लाइंट होंगे या उनकी जॉब किस कैटेगरी की है, मे बी इट इज अ हाई रिस्क प्रोफाइल जॉब, आई मीन सो उस बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कि कैसे? और एक और मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तक सिर्फ कोई प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था कि वी विल बिल्ड एन इमरजेंसी फंड, अभी थोड़ा सा रिस्की सिचुएशन में है, सो हाउ वन शुड प्लान इफ नॉट रियली हैव नॉट रियली स्टार्टेड येट? सो उसके बारे में कुछ मुझे जानना है। यस रॉबिन, जो अभी आपने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत सारी चीजें पता है, जैसे हमें पता है कि हमें हेल्दी खाना है, लेकिन हम कितने बार हेल्दी चीजें खाते हैं? डेलिबरेटली खाते हैं? नहीं। हमें पता होता है कि ये करना है, तो इमरजेंसी फंड भी एक ऐसा ही एक सेक्शन है जो हमें पता है, उसका इम्पोर्टेंस पता है, होना चाहिए। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर समझो कि यू नीड 50,000 रुपीज, जो आपका एक मंथली आपका एक्सपेंस हो जाता है, तो एक थंब रूल के हिसाब से आपके पास 6 महीने का होना चाहिए। सो इट्स कमिंग एज 3 lakhs रुपीज। ओके, सो 3 lakhs रुपीज शुड बी योर इमरजेंसी फंड। लेकिन जब सिचुएशन इज ऑल वेल, यू आर नॉट फाइंडिंग इट कि कुछ अलग है, ऑल यू आर सॉर्टेड, आपका जॉब अच्छा चल रहा है, यू हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स, इकोनॉमी अच्छा बूम में है, तो रियली पीपल सोचते हैं क्या कि ये 3 लाख रुपए मैं सिर्फ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालूं जहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ रिटर्न। नो, पीपल नेवर थिंक अबाउट दैट। उनको लगता है कि मेरा 10,000 भी अगर मेरे पास है तो उसको मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करूं जहाँ पे आई कैन अर्न 15+% ऑफ रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे ही बहुत बड़ी गलती हो जाती है। राइट। See, emergency is that concept or is that word जो कभी भी आपको बता के नहीं आने वाली है। It's an emergency, it's an uncertain event, it will come जब जैसे कहते हैं ना कि सनशाइन है, अचानक से बादल आके और बारिश हो जाती है। Even if it is not rainy season, you may find it in December or August or any time. Okay, so emergency is also the same kind of thing. So always आपका एक जो concept है कि हर बार में रिटर्न कमाऊं, इस पे आपको बाहर आना है, वो पैसा, that money is consider it as your expense, it will be your future expense, don't expect any return from that amount। तो इसमें अगर 3 lakhs रुपीज आपके पास है तो आपको इसको ऐसे इसमें लगाना है जहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग अ सिंगल पेनी, जैसे बोल सकते हैं कि 0 रियल रिटर्न है,
इन्फ्लेशन के हिसाब तक आपको अगर रिटर्न भी मिल रहा है, इवन इफ यू आर कीपिंग इट इन योर बैंक अकाउंट, यू आर फाइंडिंग इट इज वेरी लिक्विडेट करने के लिए इजी है, सो हैव दैट मच अमाउंट इन योर बैंक और इजी लिक्विडेशन इसमें। ओके, सो मे बी आप तो ये आपके इम्पोर्टेंट चीज है जो लोगों को एक समझ लेना चाहिए कि इमरजेंसी फंड यही होता है। जैसे अभी आपने बोला कि कोविड के हिसाब से, सो डेफिनेटली थिंग्स आर नॉट गुड। आगे जाके क्या होगा हमें पता नहीं। कोविड की वजह से इस काइंड ऑफ वी आर इन द वर्ज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। Even if right now you are doing good, you are not finding any threat to your future income. So, but I still advise you to have minimum of 1 year का expense आपका हो। And the one more thing I just need to add up कि it's not only your monthly expenses, it includes your EMI as well as the premium of your all insurances. Okay, because insurance should be your prime expense. It's a mandatory expense which you have to do. If you stop it, investment sometimes in a difficult situation you need to stop, but don't stop paying insurance premium on your insurances. Right. So education, everything, all this comes with a mandatory expense. You have to consider it. So 1 year to 1.5 year, 1.5 साल 2 साल जैसे आपका सिचुएशन है, आपको उसको टॉप अप करते रहना। ओके, सो आप बोल रहे हो 1-1.5 साल, आई मीन डिपेंडिंग ऑन आई थिंक जॉब किसका कितना रिस्की प्रोफाइल है, उसके हिसाब से उसको वो अमाउंट एक बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक आपने कहा या तो बैंक एफडी या मे बी लिक्विड फंड, या जहां से बेसिकली एंड वहां पे हमें कोई अपना रिटर्न का लालच नहीं होना चाहिए, राइट? आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। सोचना है कि ये पैसा मेरा जो है इस पे मैं रिटर्न के लिए नहीं रख रहा हूँ, इट्स माय मैंडेटरी एक्सपेंस व्हिच आई एम डूइंग इट और एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। बहुत बार हम हमारा 1 रुपया भी इतने कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं जो हमें एक्सेसिबल नहीं है, जो हमें अगर उसमें से पैसा निकालना है तो पेनल्टी देनी पड़ती है। सो इट्स काइंड ऑफ मेसी इन्वेस्टमेंट होता है। सो कीप योर इमरजेंसी फंड as liquid, as emergency, and don't expect anything or don't link any other goal for that. Right, thank you. It is very useful insight. You know, it is very useful. But एक थोड़ा related question है, because of COVID again and asset allocation के ऊपर है, जो एक काफी again is a very broad question. एक तो what is asset allocation, if you can simplify why it is important, and जैसे मैंने पढ़ा कि 100 minus your age आपका equity allocation, आजकल बोलते हैं 120 माइनस योर एज अगर आप और एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो, बाकी डेट होना चाहिए। और अगेन अभी जैसे मान लीजिए ग्लोबल, आप बोल रहे कि ग्लोबल इकोनॉमी में सफर इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, तो ऐसे केस में हमें अपना डेट पोर्टफोलियो बढ़ा लेना चाहिए, या फिर अगर एज हमारे साइड में, आई मीन वी आर से समबडी हैज जस्ट स्टार्टेड टू अर्न, सो उसको अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा लेना चाहिए, एंड वो फॉर्मूला जो है 100 माइनस इक्विटी को इग्नोर करना चाहिए, या आई वांट टू अंडरस्टैंड ऑन दोस एसेट एलोकेशन एस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसेट एलोकेशन वर्ड बहुत बार यूज होता है पर्सनल फाइनेंस में, बट कॉमन मैन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एसेट एलोकेशन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एक टेक्निकल जैर्गन हो जाता है बहुत लोगों के लिए। सो आई विल फर्स्ट लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एसेट एलोकेशन। सी, it has our 2 words. Okay, first is asset, second is allocation. So what are the asset classes? A normal एक जो अपना रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास कौन से एसेट्स अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सेकंड इज इक्विटी, थर्ड इज डेट, फोर्थ इज गोल्ड एंड फिफ्थ इज रियल एस्टेट। ओके, सो इन ये अगर 5 आपके जो एक नॉर्मल लोगों के लिए कह सकते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये 5 एसेट्स है जो आपके पोर्टफोलियो में अगर हो तो एक बोल सकते हैं कि योर पोर्टफोलियो इज अ डाइवर्सिफाइड वन। और एक एसेट क्लास है, 1-2 एसेट क्लास इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, अदर्स आर परफॉर्मिंग, सो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो रिटर्न अच्छा रहेगा। सो दिस आर दी एसेट्स। ओके, तो इसमें अगर आपने अलग अलग तरीके से पैसा लगाया होगा तो इसको एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो एलोकेशन डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली ऑन योर एज। ओके, बहुत बार लोगों को लगता है कि एज के हिसाब से आपको करना है, नो, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। ओके, फर्स्ट आपको सोचना है कि एसेट एलोकेशन डिपेंड्स अपॉन योर गोल्स। तो गोल्स आपको पहले आइडेंटिफाई कीजिए। गोल को आपको 3 ब्रैकेट में डिवाइड करना है। आपके इमीडिएट जो गोल है शॉर्ट टर्म, फिर उसके बाद आएगा मीडियम टर्म गोल और फिर आएगा लॉन्ग टर्म गोल्स। Okay, so first you identified your goals, you segregated them according to the time horizon.
थर्ड इज योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है मोस्टली आपकी एज के हिसाब से होती है। ओके, जैसे अगर समझो कि यू आर यंगर, यू हैव, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है मिडिल एज के हिसाब से या जो सीनियर सिटीजन है इनके हिसाब से। लेकिन इसमें भी कह सकते हैं डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्सन, मतलब यंग मैन जिन्होंने अपने हाथ जलाए हुए हैं इक्विटी में, सो ही जस्ट वांट टू रन आउट ऑफ दैट एंड ही वांट्स स्मॉल डेट। So it's a personalized, it's a kind of individualistic एक asset allocation होता है. And that is why it is personal finance also, because it is very personal. Right. Correct. Okay. Yeah. So इसलिए only going with the age and just minusing the age और ये जो factor minus करके आपको equity allocation नहीं निकालना है. Okay. समझो आपका goal जो है it's just 2 years away, so you are not putting any money in equity. Okay, you have to be 100% in debt. And if your retirement goal is 20 years plus, then you can be more into equity even if in COVID. Okay, so if you have decided that the asset allocation for your long-term goal can be 70-30 or 65-35 or 60-40, okay, so stick to it. Okay, COVID it's not changing any kind of asset allocation for longer term. Definitely. Right. For finding for midterm, if you are finding that situation may not be that rosy, or तो for 5 to 6 years के लिए you be more into debt. Okay, if your allocation is there 50-50, then make it to 70 into debt and 30 into equity kind of thing, and it will keep on changing. Okay, so this is the important thing, that it should be based on your goals. So basically हमें अपना फॉर्मूला माइंडसेट से बाहर आना चाहिए कि कोई फॉर्मूला नहीं है, एंड मे बी ऑफ कोर्स अ फाइनेंस कोच कैन help us assess the risk. हम लोग का risk profile, I mean आप जैसे बता रहे हो कि every individual may have a different risk profile, so उसके हिसाब से and goal का horizon, अगर अभी immediate goal है in 2 years, then वो 100 minus will not work because you cannot put money in equity. I think if I understood it correctly. Generalized kind of guidelines. ओके, थंब रूल्स जो होते हैं इट्स फॉर समझो कि बहुत सारे लोगों के लिए बताया हुआ है. यू कैन अप्लाई टू योर, जब आप पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान या पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, तो यू हैव टू हैव योर ओन सॉर्ट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड देन यू नीड टू टेक इट फॉरवर्ड. राइट, ओके. तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, प्रीति जी, ये बताइए कि व्हाट इन्वेस्टर कैन डू इफ ही और शी हैज सम एडिशनल कैश. मे बी आई थिंक थोड़े जो डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं वो कम हो गए हैं, और डोमेस्टिक हेल्प एंड ऑल वो हम सब लोग पे कर रहे हैं और हमें पे करना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम for them, so even if we are not calling them, we are still paying them. But discretionary खर्चे की मूवी जाना या entertainment and all those expenses are definitely reduced. And office भी आजकल work from home है तो fuel भी बच रहा है. So अगर किसी पे थोड़ा additional cash है इस समय, उसे क्या करना चाहिए इस समय? And the same time markets are kind of settling. I'm not sure if they are settling. Nobody can know they are settling. What do you suggest for people who have some extra cash today? Yes. रॉबिन, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग दो तरह के होते हैं. एक तो एक इक्विटी से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि बस इक्विटी के बारे में सोचते हैं, और दूसरे वो होते हैं कि जो इक्विटी से बहुत दूर भाग जाना चाहते हैं. तो जो इक्विटी से बहुत प्यार करते हैं उन लोगों के लिए तो ये गोल्डन चांस है. दे जस्ट वांट टू ग्रैब ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी व्हिच दे आर सीइंग. ओके, सो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लेकिन हमेशा कोई भी चीज करने से पहले यू शुड हैव अ थॉट ओवर इट. ओके, जस्ट सिट बैक और देखिए कि मैं जो एक्शन ले रहा हूँ, एक्शन का आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है, एंड दैट इम्पैक्ट विल बी ऑन योर फाइनेंसेस. Okay, so before jumping to any conclusion or any action, I always ask my readers or my followers or even my clients कि आपको सोच समझ के कोई भी स्टेप लेनी है. Right. So आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि those who are having additional cash right now, what they should do. Okay, so see, I will give you 5 to 6 pointers जिस हिसाब से आपको एक चीज करनी है. समझो अगर आपके पास 100 रुपीज है तो 100 रुपीज को आपको एक ही टाइम पे एक ही जगह पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है you just go and check these pointers and decide that what are the allocation is required as per your own finances. Okay, तो फर्स्ट वन, जैसा हमने अभी तक कहा है कि इमरजेंसी फंड जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों के पास 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होगा. सो एज वी एडवाइज्ड, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको टॉप अप करना है आपके इमरजेंसी के लिए. इवन इफ यू आर फाइंडिंग दैट यू बोथ आर वर्किंग, दोनों के जॉब्स जो है इसको कोई खतरा नहीं है,
सी लेकिन ये जो पैंडेमिक है इसका इम्पैक्ट काफी देर तक रहेगा. इट्स नॉट कि इमीडिएटली आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड ठीक हो गया है, लेकिन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आप अपना इमरजेंसी फंड 1 साल तक रखिए. यू बोथ आर वर्किंग एंड इफ यू आर अ सिंगल अर्नर तो मैं चाहूंगी कि इसको आप 1.5 साल तक कीजिए. तो फर्स्ट वन आपका टॉप अप इमरजेंसी करना है. Second Right. is go and check that whether you are having adequate health insurance or not, because Right. it's very important कि हेल्थ इंश्योरेंस एक बार क्या हो जाता है कि एक तो हम एम्प्लॉयर के इसमें ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं. अदरवाइज वी जस्ट टेक अ काइंड ऑफ थिंग, एक बार ले लिया है तो वी आर नॉट गोइंग एंड चेकिंग कि वेदर एनी एडिशनल टॉप अप इज रिक्वायर्ड और नॉट. तो आप अपना एज देखिए. अगर आपने समझो 5 साल के पहले लिया है, नाउ फैमिली अगर आपकी बढ़ गई है, देयर इज एन एडिशन इन योर फैमिली, तो उसका नाम ऐड करो. या इफ योर एज इज क्रॉसिंग, समझो 40 के बाद अगर आपने 40 क्रॉस किया है तो आपको उसको टॉप अप करना भी जरूरी है. तो इस हिसाब से ऐसे नहीं कि एक बार ले लिया तो जस्ट भूल गए. गो एंड चेक. और जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक्सपेंसेस आर, मेडिकल एक्सपेंसेस कितने बढ़ रहे हैं. यू हैव टू हैव वो सोच के आपको करना है कि समझो आज 5 लाख मेरे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन आगे जाके इस प्रीमियम पे अगर आपका एज बढ़ गया तो आपको ज्यादा कवर के लिए प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा. तो अभी अगर आपके पास 25 लाख का कवर है, इवन इफ यू आर नॉट फाइंडिंग इट यूजफुल राइट नाउ, कर लीजिए. ओके, ताकि आगे जाके आपको उसका फायदा हो. सेम टर्म इंश्योरेंस के लिए भी है. अगर आपके समझो वाइफ जो आपकी अभी नहीं काम कर रही है और शी मे नॉट ज्वाइन इन कमिंग फ्यूचर बिकॉज ऑफ किड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको अपना इंश्योरेंस बढ़ा लेना चाहिए. उसके बाद आएगा कि नाउ बहुत बार इन्वेस्टमेंट के पहले आपको लोन्स देखने बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर यू आर सर्विंग एनी काइंड ऑफ हाई इंटरेस्ट पेइंग लोन्स. जब सब ठीक होता है तो ईएमआई का बर्डन हमें इतना ज्यादा नहीं लगता है कि इट्स ओके, आई एम एबल टू पे. लेकिन जैसा अभी ये जो ग्लूमी जो सिचुएशन है उसके लिए इफ यू आर सर्विंग एनी पर्सनल लोन्स और एनी क्रेडिट कार्ड लोन्स, तो आपका जो एडिशनल कैश है पहले उसको आप पे करने के लिए जाइएगा. होम जो बोलते हैं कि एडिशनल जो आपकी एसेट क्रिएट करने वाला अगर जो लोन है दैट इज फाइन, ओके, यू कैन कंटिन्यू योर होम लोन, लेकिन एडिशनल जो भी लोन्स है उसको आप पहले क्लियर कीजिए. फिर बारी आती है आपकी इन्वेस्टमेंट की. यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि गो स्लो, डू योर स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए. बिकॉज कोई नहीं बोल सकता, ना एक एक्सपर्ट बोल सकता है कि आगे जाके क्या होने वाला है, नहीं एक आपके फ्रेंड या नुक्कड़ का अंकल आपको बताएगा कि आगे जाके क्या होगा. सो टिप्स पे बिल्कुल आप ध्यान मत दीजिए. 4-6 to 1 साल के लिए धीरे धीरे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. अच्छे ब्लू चिप स्टॉक में ही इन्वेस्ट कीजिए, तो मेरी राय रहेगी आपके पास. और समझो अगर आप बहुत क्या बोलते हैं ना कि यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टाइमिंग द मार्केट एंड जस्ट कीपिंग, तो जस्ट सिट ऑन योर कैश. ओके, आप अपना पैसा जमा कीजिए. डेफिनेटली आपको आगे जाके भी एक मौका मिलेगा. बहुत लोगों का मौका मार्च में इसी थॉट पे निकल गया. थिंकिंग 6,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. मौके इसलिए आपको मौके को थोड़ा थोड़ा करते रहना है. बट स्टिल यू आर होप कि मार्केट 6,000 तक जाएगा, so just have some cash in it. Nice. Okay, very interesting. So I think मुझे 5 मेन, मैं अपनी नोट्स बना रहा था, 5 मेन पॉइंट्स मुझे आपसे मिले. अगर आप के पास इस समय एडिशनल कैश है तो आप अपना सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड को टॉप अप करिए. दैट इज नंबर 1. यू सेड अपना हेल्थ इंश्योरेंस रिव्यू करिए कि आपको, क्योंकि आपने मेनली मान लीजिए पहले ले लिया 3 लाख 5 लाख, आप भूल चुके हो, आपकी एज बढ़ती जा रही है. इट इज राइट टाइम टू बेसिकली टॉप दैट अप. देन अपना टर्म प्लान एक बार रिव्यू करिए. अगर आपका पार्टनर अर्निंग नहीं है तो उसको भी एक बार रिव्यू करिए. एंड देन यू सेड देन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, वो भी स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करिए, जल्दीबाजी नहीं करिए. और अगर आप रियली बहुत एम्बिशियस हैं, आप मार्केट प्रेडिक्ट करते हैं, तो आप कैश रखिए, आपको अपॉर्चुनिटी आएगी. One more thing, loans before investing. Yeah, high interest loans. Yes. Yeah, okay. Thank you so much. It is very useful. Okay. So अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. मुझे ये भी काफी क्वेश्चन आता है कि एक कोई एक्सपर्ट से एक गुड एडवाइस मिल जाए कि ये तो करना ही चाहिए, और या एक काइंड ऑफ अ गुड फाइनेंशियल हैबिट, और एक
बिल्कुल नो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई मीन गुड हैबिट दे दीजिए और बैड हैबिट दे दीजिए जो हमें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। जी। ये जो गुड हैबिट मैं बताऊंगी, ये हर एक एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है। दोज हु आर जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, जो मिडिल एज्ड है, और इवन इफ जो पेंशनर्स है या जो रिटायर हो चुके हैं। तो सबसे पहला है सेव बिफोर यू स्पेंड। ओके, ये सबका मूल मंत्र जो कहते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है कि पहले आपका सेविंग रेट डिसाइड कीजिए। इफ यू वांट टू सेव 20% ऑफ योर इन हैंड सैलरी, 30% जो भी है, तो पहले सेव कीजिए। जस्ट सैलरी आपका अगर क्रेडिट हो गया तो उसमें से 20-30% जो भी है दूसरे अकाउंट में। मैं हमेशा कहती हूँ कि यू कीप टू अकाउंट, एक योर सैलरी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, सेकंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इमीडिएटली 20-30% आप वो पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। उसके बाद जो आपका 70% बचता है उसमें से आपको खर्चा करना है। तो दिस इज द बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल और इम्पोर्टेंट हैबिट कह सकते हैं। जी, और दो अकाउंट का फायदा भी है कि आप डिसिप्लिन रहोगे, मनी आएगा और चला जाएगा, एंड देन यू नो आई मीन अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए एक अच्छा हैबिट है। बाकी सब जो चीजें हैं ना वो इसी से स्टार्ट होती है। बहुत ज्ञान दे दिया लेकिन वो ज्ञान के लिए पैसे ही नहीं है और डिसिप्लिन ही नहीं है, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए ये सबसे पहली बात आपको ये करनी है। और दूसरी जो बात है, जो हमारे जो क्या कहते हैं बूढ़े लोग या हमारे दादा दादी ने हमेशा बोला हुआ है कि आपका चद्दर देख के ही आपको पैर पसारना है। You should spend या you should live below your means। बहुत में जो नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड्स पे हम धमाधम खर्चा करते हैं। जब भी सेल आता है ऑनलाइन, which is go and buy and purchase and just talking the things। Excellent। So ये बैड हैबिट हो गई या मुझे आप बैड हैबिट एक देने वाले हो, या यही बैड हैबिट थी? ओके, राइट, ओके। ये चीजें अगर हो गई आपकी तो सी वेल्थ क्रिएशन दो चीज से हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए दो ही तरीके हैं। एक आपकी इनकम बढ़ाने, दूसरी आपकी स्पेंडिंग कीजिए। और ये साइमल्टेनियस करना है, ऐसे नहीं कि मैं एक करूंगा दूसरा नहीं करूंगा तो चीजें हो जाएगी। इट्स काइंड ऑफ टू व्हील्स है कार के, दोनों को साथ ही में चलाना है और साथ ही में आपकी लाइफस्टाइल को भी धीरे धीरे इंक्रीज करना है, और जो बुरी आपकी लाइफस्टाइल है उसको भी कम करते जाना है। वेरी यूजफुल। अगर आप ये स्पेंडिंग अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी एक बैड है। So Preeti ji, would you like to talk about the good work you're doing on Facebook, Twitter? I've seen your couple of blogs. आप काफी एक्टिव हैं कोरा पे। I think आप टॉप मोस्ट पर्सनल फाइनेंस आंसर्स में your name is highlighted. So आप अगर हमारी ऑडियंस आपको रीच आउट करना चाहती है या उससे कुछ पर्सनल फाइनेंस डाउट्स हैं, सो व्हाट इज द मीडियम वेयर द ऑडियंस कैन रीच आउट टू यू? कहाँ पे आप मोस्ट एक्टिव हैं? आई हैव सीन योर वेबसाइट, यू आर डूइंग रियली फैंटास्टिक, ग्रेट जॉब देयर, एंड कुछ गुड बुक्स समटाइम्स, मैं बुक से बहुत कुछ सीखता हूँ, मुझे बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं जनरली पढ़ना। तो अगर आप कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहें, कोई अच्छी रिसोर्सेज रिकमेंड करना चाहें हमारे व्यूअर्स को, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा रॉबिन, यस, कोरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए और वहाँ पे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को आंसर किए हैं। आई हैव 6000 प्लस फॉलोअर्स ऑन दैट। और वहाँ पे मैं एक क्या बोलते हैं लेमैन के लैंग्वेज में जो मुझे पता है वो मैं लोगों को उससे थोड़ा सा उनको एक गाइडेंस दे सकूँ, इस हिसाब से लिखती हूँ। आई एम ऑल्सो देयर ऑन ट्विटर, फेसबुक पे भी हूँ, लिंक्डइन है। सो कहीं पे भी आपके जो व्यूअर्स है उनको अगर कोई डाउट्स है, एनी काइंड ऑफ हेल्प दे नीड इन मैनेजिंग देयर पर्सनल फाइनेंस, तो इस चीज पे आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। मेरी खुद की वेबसाइट पे भी है, वहाँ जाके आप अपना मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मेरे नंबर्स है, आप मुझे ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपके जो भी कमेंट्स या जो भी आपके क्वेश्चंस है, डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। और बुक्स के बारे में तो बिल्कुल, बुक्स आपके जो क्या बोलते हैं ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, कहीं पे भी आप उनको पढ़ो और आप जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कीजिए। सो मोस्ट ऑफ इट सी पर्सनल फाइनेंस तो बुक्स बहुत सारे हैं जो बेसिकली एक जो क्या कहते हैं, जो दोस्त हु जस्ट वांट टू स्टार्ट देयर फाइनेंशियल जर्नी, उनके लिए रिच डैड और पुअर डैड एक बहुत एक बेसिक मिस्टर कियोसाकी बुक है। देयर आर गुड वेबसाइट्स अवेलेबल। उसके बाद बहुत सारे अभी यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पे भी आप
अच्छे मतलब जो यंगस्टर्स है, दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स नाउ द विजुअल एंड वीडियो काइंड ऑफ थिंग। तो जी। वहाँ पे भी आप यूट्यूब्स दे सकते हैं। आई टू हैव माय ओन यूट्यूब चैनल, जस्ट ओके। रिसेंटली स्टार्टेड, वहाँ पे भी जी। आप पढ़िए। एंड इट्स काइंड ऑफ जो पढ़ते हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे वेबसाइट्स अवेलेबल है, जो मनी कंट्रोल हुआ या बहुत सारे अलग इकोनॉमिक टाइम्स के है। देन राइट। पटू सर जो है बहुत लोगों को पता है, उनका जो फ्री थिंकैल है वो आप पढ़ सकते हो। जी। बासु जी, उनका बासु निवेश, वो एक अच्छा वेबसाइट है। जी। उसके बाद मोनिका फलन, उनका नया बुक आया है मनी बेस पे, वो आप पढ़ सकते हो। वेरी मेरा गुड। सिर्फ यही कहना है कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ में मत लाइएगा। बेसिक चीजें भी अगर आपने फॉलो किया, बेसिक एक नॉलेज आपने गेन किया, तो आप इस पे कर सकते हो। बहुत पढ़ के अगर उसको अपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये भी फायदा नहीं होगा। सो पढ़िए एंड इम्प्लीमेंट कीजिए। राइट। एंड और मिस्टेक खुद के आपके जो मिस्टेक होंगे वो करने के लिए डरिए भी मत, क्योंकि ये मिस्टेक से आगे जाके आपको ज्ञान मिलता है, आपको एक एक्सपीरियंस आता है और वो चीजें आप नहीं दोहराते। राइट So this एंड kind of राइट एंड सो कहीं से स्टार्ट करिए एंड कंसिस्टेंटली करते रहिए। आई थिंक दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू यूट्यूब चैनल। आई एम श्योर इट विल ग्रो leaps and bounds. Keep spreading your expert knowledge and the financial education, which is the need of the hour, I believe, because सारी young generation को as soon as they start earning, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि once we are in school college, even though we are good, even though if you are a good student in school college, you may not have learned financial education, because वो पढ़ाई नहीं जाती इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती है। दैट इज वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम आई थिंक। आपका टाइम वाज हम लोग को बहुत ही जितना विजडम मिला, इट विल बी रियली यूजफुल फॉर द ऑडियंस। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन माय चैनल, and I would love to make more videos with you if your time, if your busy schedule will permit. So thank you once again for joining, and remain safe, and thank you again. Thanks a lot, Robin. Thanks for inviting me in your show. I also do enjoy. It's my pleasure, and definitely I will be here frequently. Thank you. Thanks. Thank you. Namaste. Bye.